सुरेश बेटे, तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? अब तुम्हारी शादी के उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी और तुम्हारा आधा काम वो संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभालना लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। और मेरी भी उम्र होने चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाएगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चित हो जाए। उपकार की बातें छोड़ो रुपेश, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी की खर्चे की चिंता मत करना, जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया हूँ तो मेरी बात ही माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। धनीराम का एक बेटा भी था जो यह सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है सुरेश की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वो हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है क्या? ज़बान संभाल के बात करो रुपेश। वाह, मेरा नौकर नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। यहाँ मेरे संपत्ति भी है, मैं जो चाहे वो करूँगा। और तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करनी चाहिए और क्या नहीं बोलनी चाहिए कि तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, वो फटीचर सुरेश नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराये की बात तुम करो, मुझे अच्छी तरह पता है कौन अपना है और कौन पराया है। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब गोपाल ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूँ, सिर्फ तुमने मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलो। और यहाँ आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो? चले जाओ यहाँ से। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे हाथ में कुछ। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कोड़ी नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी शटिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं आने वाला है तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर। मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी खूब इज्जत है। मिट्टी में मिलाना चाहते हो? अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए, उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। कस तुम्हारी जगह भगवान जैसा गोपाल दिया होता। सचमुच सीमा, तुम्हारी आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। राकेश वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इस फटीचर सुरेश का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े समय बाद धनीराम सुरेश की शादी करवा देता है। सुरेश की जिंदगी और बेहतर हो जाती है।
सचमुच सीमा। अब तक मैं पूरे सारे काम खुद करते थे, खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारी आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उनका उपकार मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, यह बात तुम भी याद रखना। मालिक के मान सम्मान में भी कोई कमी मत रखना। तुम्हें जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धनीराम चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राकेश धनीराम से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया, अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक यूं ही करते आए हो। राकेश, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदत छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ बर्बाद ही होगा। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो है। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खर्च करूँगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने बाप के साथ ऐसा करते हो? तुम्हें इतनी तमीज नहीं रखी, तुमने दिन दिन तमीज बनाते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जाओ मेरे नज़रों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड़ प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहाँ से। परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊँ बेटे रमेश, इसने मुझे परेशान करके रखा है। दिन बाय दिन बढ़ता चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल ही गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं है। नहीं रुपेश बेटे, तुम नहीं जानते, अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर राकेश बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, मुझे उंगली टेढ़ी करने की पड़ेगी। सीमा, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे देर हो रही है। खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है। सीमा सुरेश को खाना देती है। सुरेश खाना खाने के बाद खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन तिजोरी में से 20,000 रुपए चोरी हो जाते हैं। धनीराम अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसे का कोई पता नहीं चलता। तभी राकेश वहां पर आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? छोटे मालिक की तिजोरी से 20,000 रुपए चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा तो यह बात है, चोर और कौन होगा? सुरेश ही होगा। जरूर सुरेश ने ही पैसे निकाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राकेश?
मुझे सुरेश पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है